हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेड ब्रोज। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर फैलता कैसे है, इसकी अलामतें क्या होती हैं, इसको तशखीस कैसे करते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू फीवर फैलता कैसे है। तो ये फैलता है मच्छर की वजह से। मच्छरनियाँ क्योंकि फीमेल मॉस्किटोज ही काटती हैं। बिल्कुल, दैट इज ट्रू। सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वही काटते हैं, मेल मच्छर आपको काटते नहीं है। हाँ, वो कानून के गिर्द पू पू करते रहते हैं, क्योंकि जो फीमेल मच्छरनियां होती हैं वो काटने के लिए आती हैं, और जो मेल मच्छर होते हैं वो फीमेल मच्छरनियों के पीछे आते हैं, काटते नहीं है। वो नुकसान आपको फीमेल मच्छरनियां ही पहुंचाती हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एक मच्छर की किस्म होती है जिसको एडीज कहते हैं, और कुछ इकसाम हैं एडीज की भी आगे, वो ये डेंगू फीवर फैलाती हैं। डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है। अब ये मच्छर अगर किसी ऐसे बंदे को काटेगा जिसमें डेंगू फीवर है ऑलरेडी, वहां से ये उठा लेगा वायरस, और फिर जब किसी और बंदे को काटेगा जिसको फीवर नहीं है, जिसको डेंगू नहीं है, उसको भी डेंगू करवा देगा। तो इस बिल्कुल, तरह से ये फैलता है। ये मच्छर इस तरह का नजर आता है और ये ज़्यादा सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा काटता है, रात के वक्त नहीं काटता। और ये होता कहाँ पे है, जहाँ पे साफ खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे ये ग्रो करता है। अब बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो जब डेंगू वायरस मच्छर के काटने की वजह से आपकी जिल्द में पहुंच जाता है, तो ये आपकी जिल्द के कुछ खुलियों को जाके इन्फेक्ट कर देता है। वहां पे ये वायरस ग्रो करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल के कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, छोटी छोटी गिल्टियां होती हैं आपके जिस्म में, जो आपके कुव्वत मुदाफत का हिस्सा होती हैं, वहां पे चला जाता है, और फिर वहां से खून के अंदर चला जाता है, और फिर खून से आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। अब इस दौरान में जब वो आपके पूरे जिस्म में फैलता है तो आपका कुव्वत मुदाफत भी अमल में आ जाता है, और जब कुव्वत मुदाफत अमल में आता है तो वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से डेंगू की बहुत खतरनाक अलामात आती हैं। डेंगू फीवर की 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 पे है फेब्राइल फेज, नंबर 2 पे है क्रिटिकल फेज, नंबर 3 पे है रिकवरी फेज। जो फेब्राइल फेज है वो सबसे पहले आती है। जब डेंगू फीवर हो जाता है, कुछ दिनों के बाद आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, और बुखार ज्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 38.5 डिग्री या फिर 101 से ऊपर बुखार होता है, बिल्कुल। और बुखार के साथ साथ सर दर्द कर रहा होता है, और साथ में आंखों के पीछे दर्द हो रहा होता है, हम्म और बाज़ औक़ात रैश भी, जिल्द के ऊपर आपको रैश भी नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये अलामात होती हैं पहली फेज की। फिब्राइल फेज में जिस्म इतना शदीद दर्द करता है, हड्डियां भी इतनी शदीद दर्द करती हैं, इसकी वजह से इसको डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और हाँ, ये फिब्राइल फेज जो है ये 2 दिन से लेके 7 दिन तक रहती है। और फिर फिब्राइल फेज के बाद आ जाती है क्रिटिकल फेज। ये बहुत ही खतरनाक फेज होती है, और हर मरीज इस फेज से नहीं गुजरता। मतलब बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो पहली फेज में गए, मतलब बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल फेज में आ जाते हैं। क्रिटिकल फेज बहुत खतरनाक होती है। अब इसमें होता क्या है, आपका जो दिफाई निजाम है, कुव्वत मुदाफत है, वो ऐसे केमिकल्स बनाता है ताकि उसको टैकल किया जाए, उस वायरस को खत्म किया जाए। लेकिन उस वायरस को खत्म करने के लिए जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, वो केमिकल्स आपके अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है आपकी अपने खून की नालियों को। खून की नालियों की जो अंदर वाली लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियां लीकी हो जाती हैं, उसमें से खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से फिर ब्लीडिंग भी होती है इसमें। और खून जब बाहर निकल रहा होगा, पानी बाहर निकल रहा होगा खून की नालियों से, तो आप में पानी की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, और आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में पानी और खून ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से पेट में पानी पड़ सकता है, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, लिवर का साइज, जिगर का साइज बड़ा हो सकता है, जो तिली है उसका साइज बड़ा हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और फिर साथ ही साथ क्योंकि खून की नालियां लीकी हो गई हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मसूड़ों से खून आना शुरू हो सकता है, पखाने वाले रास्ते से खून आना शुरू हो सकता है, जिल्द के ऊपर आपको ब्रूज नजर आएंगे जैसे जख्म बने हुए हों। हाँ, और इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता था। हम्म क्रिटिकल फेज 1 या 2 दिन तक रहती है, इसके बाद रिकवरी फेज शुरू हो जाती है। हम्म और रिकवरी फेज में आपकी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब आप क्रिटिकल फेज में हूं, या आपको अभी फिब्राइल फेज में है, मतलब आपका सर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, जिस्म दर्द बहुत ज्यादा कर रहा है, फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल फेज में चले गए और आपको प्रॉपर सपोर्ट हासिल ना हुई तो ये जानलेवा भी हो सकती है। डेंगू की ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं होती इसको ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल
एग्जांपल अगर किसी में नमकियात की कमी होगी है, पानी की कमी होगी है, तो उसको पानी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, या अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड दिया जाता है। पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है बाज़ औक़ात, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। बात करते हैं तशख़ीस की कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, पता कैसे चलेगा कि ये वाक़ई में डेंगू है या कोई और बीमारी है। तो देखिए, एक तो इसकी अलामात बहुत टिपिकल होती हैं। सर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, आँखों के पीछे दर्द हो रहा होता है, बुखार हाई ग्रेड का होता है। और अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे डेंगू ज़्यादा है या डेंगू फैला हुआ है, तो फिर वेरी लाइकली ये डेंगू ही का मसला होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, टेस्ट्स होते हैं इसके लिए, ठीक है। खून के टेस्ट होते हैं, पहले तो खून का एक नमूना लिया जाता है, खून को देखा जाता है कि खून की कमी तो नहीं हो गई या प्लेटलेट्स की कमी तो नहीं होगी, कि अक्सर औकात डेंगू में हो जाती है। फिर उसके बाद इसके टेस्ट प्रॉपर किए जाते हैं डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए, पीसीआर किया जाता है, एंटीबॉडीज देखी जाती हैं और उससे पता चल जाता है कि डेंगू का मसला हुआ है या नहीं हुआ। और ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव है, कोई दवाई नहीं है जो डेंगू को ठीक कर सके, लेकिन ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ, जब क्रिटिकल फेज में मरीज होता है तो बहुत ज़रूरी है कि मरीज को प्रॉपर देखभाल की जाए, उसको हॉस्पिटल में रखा जाए, क्योंकि वो किसी भी टाइम डिटीरियोरेट कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे मच्छर दूर भागते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करें। और कोशिश करें अगर आपके घरों के पास या कहीं पे भी पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, उसको खाली करें, क्योंकि वहां पे ये मच्छर ग्रो करता है। शोएब, हम इन मच्छरों को बिल्कुल खत्म क्यों नहीं कर देते इस दुनिया से? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है इकोसिस्टम को मेंटेन करना होता है। हाँ, कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि मॉस्किटोज को ट्रीट इस तरह से किया जाए कि वो वायरस को कैरी कर ही ना सकें। और एक मॉस्किटो फैक्ट्री भी बनाई गई थी, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय।